हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें आज हम करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में तीन चीज़ें आती है, एक आती है मार्केट इकोनॉमी, एक आती है नॉन मार्केट इकोनॉमी और एक आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें आज हम करेंगे मार्केट इकोनॉमी। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम से। अब ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ चीज़ें होती है जो इसेंशियल होती है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें इसेंशियल होती है, लाइक फूड। खाना है, खाना खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे। पानी चाहिए, हमारे रहने के लिए थोड़ी बहुत जगह भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। ये चीज़ें क्या है, ये है इसेंशियल चीज़ें। अब कुछ चीज़ें होती है लग्जरी, जैसे कि किसी बंदे के पास ठीक ठाक पैसा है तो वो बोल रहा है कि नहीं जी, मुझे तो होंडा सिटी गाड़ी चाहिए, इससे नीचे मैं तो नहीं बैठूंगा। तो उसके अलावा कोई और पर्सन आ गया, उसके पास थोड़े और पैसे हैं, वो बोल रहा है जी नहीं, मुझे तो BMW चाहिए, उससे नीचे मैं तो किसी गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं। कोई सपोज कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा आ गया, उसको है कि हाँ भी घर में गाड़ी होनी चाहिए सो दैट कि पूरी फैमिली इकट्ठी जा आ सके, तो कोई सी भी गाड़ी चल जाएगी, नैनो से भी काम चल जाएगा। तो वो चीजें हैं लग्जरी। अब कुछ चीजें हैं एसेंशियल। अब एसेंशियल चीजों को लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने आया। अब इस चैलेंज के दो डायमेंशंस आते हैं। पहला क्या है, पहला है कि प्रोडक्शन करना, ठीक है। जो एसेंशियल चीजें हैं वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी हम लोगों तक पहुंचाएंगे ना। तो सबसे पहले चैलेंज क्या आया, प्रोडक्शन करना है। सेकेंडली क्या है, उनको सप्लाई करना, जो नीडी पीपल है उन तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये दो डायमेंशंस आते हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। अब प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए प्रोडक्टिव एसेट्स। सपोज हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, सपोज शर्ट ही बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए भी तो हमें प्रोडक्टिव एसेट्स चाहिए ना। हमें कपड़ा चाहिए, उसके अलावा स्टिचिंग के लिए टेलर चाहिए, बटन्स चाहिए, उसके बाद पैकिंग करनी है शर्ट की, फिर लोगों तक पहुंचाना है, तो प्रोडक्टिव एसेट्स तो चाहिए ना, कोई भी चीज़ बनानी है उसके लिए। और प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए क्या चाहिए हमें, मनी, ठीक है। अब शर्ट बनानी है, कपड़ा खरीदना है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, फ्री में तो कोई हमें कपड़ा दे नहीं देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, मनी। मनी जिसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, हु विल इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट करेगा, तो क्यों करेगा इन्वेस्ट कोई बंदा भाई। अब प्रोडक्शन करनी है, अब कोई फ्री में तो कोई ऐसे कर नहीं देगा इन्वेस्ट के चलो जी मैं पैसे लगा रहा हूँ आप प्रोडक्शन करो, फ्री में कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा, इसी चैलेंज को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम निकलकर हमारे सामने आए। कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम आए, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और थर्ड आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले आज हम करेंगे मार्केट इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल था वो सबसे पहले दिया था, उसका ओरिजिन हुआ था स्कॉटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने इसका आइडिया दिया था मार्केट इकोनॉमी का। ये 1723 से लेकर 90 तक एक्टिव थे। इनकी एक पब्लिकेशन भी आई थी 1776 में जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। सॉरी। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज़ की अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। लोगों के लिए हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करेगा, कोई इंडिविजुअल करेगा या फिर कोई फर्म करेगी, कंपनी करेगी, ठीक है। वो क्यों करेगी प्रोडक्शन, क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अब उससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा, उससे सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होगी, सोसाइटी को चीजें मिलेगी। जो जिन चीजों की जरूरत है, जिनकी डिमांड है, वो चीजें वो फर्म या कोई इंडिविजुअल बनाएगा, उसको सप्लाई करेगा सोसाइटी को। तो अब जो प्रोडक्ट्स है वो सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे और उसमें बहुत सारे लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। सपोज हमने एक शर्ट बनाई है, किसी फर्म ने या किसी इंडिविजुअल ने एक शर्ट बनाई है। शर्ट एक ही पर्सन ने तो बना के पहुंचा नहीं दी सोसाइटी तक, उसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होंगे। कोई कपड़ा बना रहा है, उसके बाद स्टिचिंग का काम कोई अलग पर्सन कर रहा होगा, कोई पर्सन बटन बना रहा है, कोई पर्सन उसकी पैकिंग कर रहा है और सप्लाई करने वाला अलग पर्सन होगा। तो बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है उसमें। तो इसमें बहुत सारे लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो एडम स्मिथ ने इस मोटिवेटिंग फैक्टर को क्या बोला है, इसको बोला है इनविजिबल हैंड, जिसको कि एनिमल स्पिरिट भी बोला जाता है। तो यहीं से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि हु विल इन्वेस्ट एंड व्हाई, कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा। अपने बेनिफिट के लिए लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब काम को अच्छे से करने के लिए, हाई प्रोस्पेरिटी के लिए, ठीक है, हाई प्रोस्पेरिटी के लिए क्या करना होगा,
डिवीजन ऑफ लेबर करनी होगी। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज जॉब्स इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। जैसे कि एक शर्ट बनानी है, एक शर्ट बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग काम अलग अलग पर्सन को दे दिए जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, राइट। जैसे कि कोई स्टिचिंग में स्पेशलाइज्ड है तो उसको स्टिचिंग करने का काम दे दिया, कोई बटन बनाने में स्पेशलाइज्ड है उसको बटन बनाने का काम दे दिया, कोई पैकिंग में स्पेशलाइज्ड है उसको पैकिंग का काम दे दिया, कोई मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है तो उसको मार्केटिंग का काम दे दिया। तो स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या होगा? स्पेशलाइजेशन से एक तो स्पीड बढ़ेगी काम करने की, दूसरा क्वालिटी आएगी चीजों में, क्वालिटी अच्छी होगी, राइट। तो जो इनविजिबल हैंड है, जो एडम स्मिथ ने आइडिया दिया था इनविजिबल हैंड का, इनविजिबल हैंड को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, एक मार्केट चाहिए। अब मार्केट किन चीजों पे काम करती है? मार्केट काम करती है मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी है? डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट कैसे चलती है? डिमांड एंड सप्लाई पे, कि किस चीज की डिमांड है और क्या सप्लाई कर रहे हैं हम लोगों को। जिस चीज की डिमांड है वही चीज देंगे ना। तो इसमें क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस टू सेल, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस चीज की प्रोडक्शन हो और कितनी प्रोडक्शन हो और किस प्राइस पे उस चीज को बेचा जाए। ये सब चीजें जो है कौन डिसाइड करता है? ये चीजें डिसाइड करती है मार्केट फोर्सेस। डिमांड के हिसाब से ही हम चीजें प्रोड्यूस करेंगे ना। ऐसे तो है नहीं है कि डिमांड है नहीं है हम चीजें प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, या डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन हो नहीं रही है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, इन चीजों की डिमांड बढ़ गई थी। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ा दी। अब स्टार्टिंग में जब डिमांड बढ़ी थी तो एक बार जो प्राइसेस थे वो ज्यादा हो गए थे, और धीरे धीरे जब सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस भी कम हो गए। तो मार्केट काम करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो अब ऐसा जो इकोनॉमिक सिस्टम जो चल रहा है, मार्केट चल रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए? मार्केट में कंपटीशन। कंपटीशन होगा तभी तो चीजें अच्छे से हमें मिलेगी ना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एफिशिएंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के काम करने के लिए अब एडम स्मिथ ने क्या आइडिया दिया? एडम स्मिथ ने आइडिया दिया कि गवर्नमेंट को लेसेस फायरी की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। लेसेस फायरी क्या है? लेसेस फायरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लीव इट अलोन। इकोनॉमिस्ट इसको क्या बोलते हैं? नॉन इंटरफेरेंस। तो उनके एडम स्मिथ के हिसाब से गवर्नमेंट को अपना इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मार्केट में चाहिए ही नहीं। जितना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा उतना ही इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंट्री की अच्छी होगी। अब यहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट का मतलब क्या है? नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक कोई भी मतलब इकोनॉमिक रोल प्ले नहीं करेगी, ना ही कोई इकोनॉमिक रेगुलेशंस लगाएगी, ना ही कोई टैक्सेस लगाएगी। ये बात हो रही है 1960 के पहले की। आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट टैक्सेस ना लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से ही तो पैसा आता है ना, तो टैक्सेस तो लगाने पड़ेंगे। तो ये बात एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट कोई भी इकोनॉमिक रोल प्ले नहीं करेगी, ना ही कोई रेगुलेशंस रूल्स रेगुलेशंस लगाएगी, ना ही कोई टैक्सेस लगाएगी। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला ऐसे सिस्टम को? एडम स्मिथ ने बोला कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि नेचुरल लिबर्टी हो, सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, जिसमें कि प्रॉपर लिबर्टी मिल रही हो मार्केट को, वो अपने हिसाब से काम करे। तो यहाँ से दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम निकल कर आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है कैपिटलिज्म, एक आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब दोनों के दोनों सिस्टम ही, जो कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी, दोनों के दोनों सिस्टम ही सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे। कैपिटलिज्म भी और फ्री मार्केट इकोनॉमी, दोनों में डिमांड एंड सप्लाई का तो फंडा रहेगा ही रहेगा। बट उसके चलते हुए इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस है वो हम अभी देखते हैं। अब जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म किस चीज पे फोकस करता है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे। कैपिटलिज्म पैसे पे के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है कि हमें अपना प्रॉफिट होना चाहिए। ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव मार्केट इकोनॉमी। अब जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म तो वेल्थ के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अब जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो किस चीज पे फोकस कर रही है? उसको भी तो प्रॉफिट तो चाहिए ना, पर वो किस फोकस कर रही है? एक्सचेंज ऑफ वेल्थ पे। फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हाँ वेल्थ तो चाहिए बट किसी एक ही पर्सन के हाथ में नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। कैपिटलिज्म में था कि कुछ लोगों के पास ही वेल्थ रह जाएगी, प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों के पास पैसा रह जाएगा। बट जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो फोकस करती है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ पे कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चीजें।
तो कैपिटलिज्म का सिस्टम में, जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो है, बट प्राइवेट ऑनर भी अपनी मोनोपोली वहां पे बना रहे हैं मार्केट में। ऑल्दो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, बट कुछ अब धीरे धीरे, अब स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है सब लोगों के पास होगा, बट धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में ही चीजें रह जाएगी, बाकी के लोग जो है धीरे धीरे बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। तो कैपिटलिज्म में क्या हो जाता है, जो प्राइवेट ऑनर है उसकी मोनोपोली हो जाती है मार्केट में। अब मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली होता है कि सेलर एक ही है और बायर बहुत सारे हैं। अब बायर के पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही तो सेलर है, एक ही जगह से तो चीज लेनी है, तो जितने रेट पे देंगे उसी रेट पे खरीदनी पड़ेगी। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में मोनोपोली आ जाती है मार्केट में। मोनोपोली आ जाएगी तो कंपटीशन तो रहेगा ही नहीं, तो ये बात भी गलत हो जाती है ना। तो दूसरी तरफ अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई दोनों प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो नहीं है, बट इसमें परफेक्ट कंपटीशन है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रॉपर कंपटीशन काम कर रहा है। बहुत सारे सेलर्स है, इसमें बायर्स है तो सेलर्स भी बहुत सारे हैं। एक ही पर्सन अपने हिसाब से चीजें नहीं बेच सकता। जब बायर सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पे कंपटीशन भी होगा। तो इसमें आउटसाइड फोर्सेस की इंटरवेंशन ज्यादा नहीं है, राइट। तो अब जो कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल था वो सबसे पहले यूएसए ने ट्राई किया था 1777 में। तो वहां से, अब यूएसए ने पहले ट्राई किया तो यूएसए में पहले स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से कैपिटलिज्म काम किया। तो वहां से जो कैपिटलिज्म था वो पूरे के पूरे यूरो अमेरिका में स्प्रेड हो गया। नॉर्थ अमेरिका में तो था ही था, साथ ही साथ वेस्टर्न यूरोप में भी कैपिटलिज्म का जो प्रिंसिपल था उन्होंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। बट पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम किया कैपिटलिज्म में, बट बाद में क्या हुआ, सडनली 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन आने से क्या होगा, कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा आ गया। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उससे क्या हुआ, कुछ जो मल्टी एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज थी उनके हाथ में ही पैसा आ गया, जो बाकी लोग थे वो गरीब रह गए। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनइक्वालिटी का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो अमीर लोग थे वो कुछ ही थे बट बहुत ज्यादा अमीर हो गए, जो गरीब थे वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई। उसके चलते हुए गवर्नमेंट ने टैक्सेस तो लगाए उससे बाहर आने के लिए, बट उसका क्या हुआ, टैक्सेस लगाने से क्या होगा, अब टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए अकॉर्डिंग टू इनकम। जिसके पास ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कम इनकम है वो कम टैक्स देगा। बट जो इनकम वाले लोग तो कुछ के ही थे ना, बाकी तो बहुत गरीब थे, तो उससे भी गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर का काम कर नहीं पाई। टैक्सेस लगाने की वजह से भी, टैक्सेस लगाने के बाद भी गवर्नमेंट कोई वेलफेयर रोल प्ले नहीं कर पाई। अब इस सिस्टम की बहुत सारी कमियां भी रही है। अब कौन कौन सी कमियां हैं, अब इस सिस्टम में क्या हुआ, जो लोग इनोवेटिव थे, बिजनेस माइंडेड थे, वो तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए बहुत अच्छे से। बट जो इनोवेटिव और बिजनेस माइंडेड लोग तो बहुत कम होते हैं ना, ज्यादातर लोग तो नॉर्मल होते हैं कि थोड़ी बहुत जॉब कर ली, काम कर लिया और अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जो इनोवेटिव और बिजनेस माइंडेड लोग थे वो तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे सक्सेसफुल हुए। बट जो लोग थे जिनकी लोअर परचेजिंग पावर थी, जो गरीब लोग थे, अब उनके लिए तो कुछ काम हुआ ही नहीं, कैपिटलिज्म ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गए। वेलफेयर स्टेट की तरफ से कोई भी वेलफेयर नहीं होता था लोगों का, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया कैपिटलिज्म में। लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई, इनइक्वालिटी का गैप बहुत बढ़ गया। ऑल्दो गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाए थे बट फिर भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत सारे पॉलिसी अप्रोचेस गवर्नमेंट ने फॉलो की, उसके चलते हुए भी जो इकोनॉमीज थी वो ग्रेट डिप्रेशन से रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो इसके चलते हुए एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आए, जॉन मेनर्ड कीन्स, जो कि 1883 से लेकर 1949 तक एक्टिव थे। वो इकोनॉमिक्स की उन्होंने एक नई ब्रांच शुरू की जिसका नाम था मैक्रो इकोनॉमिक्स। उनकी एक पब्लिकेशन भी आई थी 1936 में जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए, जो क्राइसिस आए थे 1929 में, तो उससे इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए उन्होंने कुछ अपने सुजेशंस दिए। उन्होंने क्या सुजेशंस दिए, उन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म के साथ साथ सोशलिज्म भी होना चाहिए। अगर मार्केट इकोनॉमी है तो मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ नॉन मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल भी फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप दोनों मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी को इकट्ठा लेकर चलोगे, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी का उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ चलोगे तो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के चांसेस हैं। तो उसके बाद इकोनॉमीज ने उनके जो प्रिंसिपल था मिक्स्ड इकोनॉमी का उसको फॉलो किया और इकोनॉमीज ग्रेट डिप्रेशन से धीरे धीरे रिकवर हो गई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।